हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज के सेशन में हम बात करेंगे। ये हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का। हमने ऑलरेडी सितंबर मंथ के जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब कुछ फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट सेम मंथ, सितंबर मंथ का है। तो इसमें हम जो भी आपके सेकंड वीक के अंदर इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं सितंबर मंथ में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपके, जैसे कि आप जानते होंगे कि आपके किसी भी एग्ज़ाम, अगर एसएससी के लिए यहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल है, बट अगर आप कोई भी दूसरा एग्ज़ाम भी अगर प्रिपेयर कर रही हैं, इवन इन दैट केस दिस करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम के अंदर काम आने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर की। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारे अभिपीडिया की तरफ से जो है वो बनाया गया है। इस ग्रुप में ऑलरेडी कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इजीली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर और भी कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। द नेक्स्ट थिंग इज़, हमारा कोर्स है 4999 का, ये एसएससी सीजीएल के लिए कोर्स है। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी और द करंट अफेयर्स भी आपको इसके अंदर अवेलेबल होंगे। सो ये चारों चीज़ें आपको 4999 के अंदर अवेलेबल है। इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए भी आप जो लिंक है वहाँ डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ में। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है आपका अर्थ वेलकम टेम्परेरी मिनी मून 2024। ये करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, बिकॉज़ ये जो इवेंट है, ये जो घटना है वो रेयरली ही होती है हमारे पूरे इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे अर्थ हमारा एक प्लैनेट है विच इज़ द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम जो है इसके अंदर हमारे अलग अलग बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से कई सारे प्लैनेट्स आते हैं। लगभग 8 आपके जो मेन प्लैनेट है और उसके बाद आपके कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी होते हैं। सो उसके अलावा ये जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट, मेटेओर्स, कॉमेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम एक्चुअली में अगर मैं जो टर्म है उसको डिफाइन करूं ज्योग्राफी में, तो सोलर सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम जिसके सेंटर में आपको एक स्टार नज़र आ जाएगा। ये स्टार है, ठीक है, और इसके अराउंड बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते होंगे। उसको, ये एक सिस्टम बन गया, इसी को सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सेंटर में आपको ये जो स्टार नज़र आ रहा है इसको सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सन है और इसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इन्हीं प्लैनेट्स में से एक हमारा जो है वो अर्थ है, पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, इसी की एक सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, जिसको आप रात को देखते हैं, चांद जो आपको नज़र आता है, एक्चुअली में वो क्या है, हमारी एक सैटेलाइट है। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है मून जिसे हम कहते हैं, इसी की तरह एक और ऑब्जेक्ट जो है अब पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इसलिए जिस तरह से मून रिवॉल्व कर रहा है, सेम इसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है रिवॉल्व करेगा। तो ये हमारा जो करंट अफेयर के अंदर है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इवेंट है इस तरह की, ये बहुत रेयरली ही होती है। आपने कभी सुना होगा कि जो चांद है उसके अलावा एक और चांद होगा या फिर एक और मून होगा जो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो अगर बात करें सितंबर 29 से लेके नवंबर 25 के बीच में, ये एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक, आपको कह लें कि एक एस्ट्रॉयड है, अगर ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोले, एक एस्ट्रॉयड है वो, जिसका नाम है 2024 PT5। ये इसको नाम दिया गया है। ये क्या करेगा, कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, कुछ जैसे कि यहाँ पे एक मंथ की लगभग बात हो रही है, ठीक है, तो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, एक्टिंग लाइक किस तरह, मिनी मून की तरह। जिस तरह से हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है, सेम उसी तरह से रिवॉल्व करेगा। हाउएवर ये आपका जो मिनी मून है, ये इतना छोटा साइज का है कि ये आपको बिना किसी टेलीस्कोप के नज़र नहीं आएगा। इवन अगर टेलीस्कोप भी है तो वो हाई एंड जो टेलीस्कोप्स होते हैं,
जो हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती हैं, नासा, इसरो, उनके पास जो है उन्हीं से नज़र आएगा, क्योंकि काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो ये आप एक तो नॉर्मल ह्यूमन तो वैसे भी नहीं देख सकता नेकेड आई के थ्रू, और इवन किसी के पास टेलीस्कोप भी है लेकिन वो बहुत बढ़िया वाला नहीं है जो हमारी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, तो उस केस में भी वो नज़र नहीं आएगा। बट हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे हबल टेलीस्कोप की मैं बात करूँ, वो जैसे टेलीस्कोप का टाइप है, उस तरह के टेलीस्कोप से इजीली नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करूँ, तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अराउंड यहाँ पर आपको ये एक मून नज़र आ रहा है, ठीक है। हम मान के चलते हैं ये हमारा मून है, उसकी बात हो रही है, तो ये मून नज़र आ रहा है। तो ये मून करता क्या है ना, अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये मून का क्या है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सेम उसी तरह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बट उसी चीज़ में एक ये नई चीज़ आपको नज़र आएगी, ये आपका एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड क्या है ना, एक्चुअली में जैसे हमारे बहुत सारे प्लेनेट है, ठीक है। अगर मरकरी से बात स्टार्ट करें, ठीक है, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, उस तरह से आगे बढ़ते हैं, अर्थ आ गया, मार्स आ गया, जुपिटर आ गया। तो जो ये प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने नाम लिए, तो मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है उनके बीच में क्या है ना, छोटे छोटे से बहुत सारे पत्थर हैं। अब छोटे जब मैं कहता हूँ, दैट डजेंट मीन कि वो पत्थरों की बात कर रहे हैं जो हम अर्थ पे देखते हैं। ऑल दो इनका साइज़ बहुत बड़ा है, कई आपके कई 1000 फीट्स में भी है, कई आपके उससे भी बड़े हैं, कोई उससे छोटे भी हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, पत्थर हैं। उन्हीं पत्थरों को हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। देवर नेचुरली देवर द पार्ट ऑफ एनी प्लैनेट, या फिर किसी भी दूसरी मून, या फिर जो अदर प्लैनेट्स के मून हैं उन्हीं के वो पार्ट होते थे, उनसे अलग हुए हैं, ठीक है, या किसी प्लैनेट से अलग हुए हैं इन द बिगिनिंग, और उसके बाद वो सारे जो क्या है, मार्स और जो आपका जुपिटर है उसके बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए, जिस तरह से मान के चलिए कि यहाँ पर ये आपका मार्स है, ठीक है, ये आपका सन है, उसके अराउंड ये मार्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये जुपिटर हो गया, ये मार्स हो गया, इन्हीं के बीच में ये टानी टानी जो पत्थर है बहुत सारे आपको नज़र आ जाएंगे। ये पत्थर की एक पूरी बेल्ट बनी हुई है इस तरह से, और ये क्या करती है, जिस तरह से सन के अराउंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से ये भी रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो बेल्ट है इसी को एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, और इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे पत्थर हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स होगी, मार्स की ग्रेविटेशन फोर्स होगी, या फिर सन की ग्रेविटेशन फोर्स होगी, उनके इन्फ्लुएंस में आके अपनी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से अलग हो जाते हैं, और किसी दूसरे प्लेनेट की, जैसे इस केस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में आ गए, और वहाँ पर वो लगभग 1 महीने तक चक्कर लगाएगा। आफ्टर दैट वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट करंट अफेयर जो है इसके ऊपर है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखेंगे। क्या नाम है, 2024 PT5। ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि 1 महीने के लिए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और इसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट बात करें, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 समिट। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट समिट है जो कि अभी रिसेंटली हुई है, और कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान है, वहाँ पर ये जो समिट है वो कंडक्ट की गई है। अब इस समिट के बारे में बात करें तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो समिट है ये किस चीज़ पे है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपने टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी 21st सेंचुरी के अंदर, या फिर ये जो हमारा डिकेड है ये और इससे पीछे वाला डिकेड, इसमें बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो थी काफ़ी ज़्यादा हमने सुनी है, ठीक है, और उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा है। अब एक्चुअली में ये है क्या, देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है एक्चुअल में क्या है कि बायोलॉजी की फील्ड में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मेडिकल फील्ड की मैं बात करूं, तो मेडिकल के अंदर क्या है कि धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रही हैं, और जिसके अंदर क्या है कि कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड जो ऑपरेशंस हैं या वो सब कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, या फिर वो सब सक्सेसफुली हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो दैट इज़ दी आपका क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसी बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे इंडिया के पास क्या है, इंडिया का एक डिपार्टमेंट भी है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT। इन्होंने, और साथ में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है ये, जिसको आप शॉर्ट में BIRAC, ये फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, उन्होंने मिलकर ये एक बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर समिट कंडक्ट करवाई है, जिसमें और कंट्रीज़ के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये क्या करता है, ये करता क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी
जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको बायोलॉजी की फील्ड में और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इंडिया की तरफ से एक कोशिश है। ठीक है, अगर बात करें इसकी थीम की, तो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जो थीम्स है ना किसी भी समिट की, वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर इस समिट की बात करें तो इसकी थीम क्या रही है, बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो ये थीम आपको ज़रूर याद रखनी है। किस तरह से, एक बार समराइज करें तो ग्लोबल बायोटेक बायो इंडिया 2024 समिट हुई है न्यू दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में, जिसमें डीबीटी हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बीआईआरएसी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उनकी दोनों के जॉइंट उससे ये आपकी जो समिट है वो कंडक्ट करवाई गई है। इसके अंदर जो थीम रही है वो क्या रही है हमारी, बायोटेक इनोवेशन एंड दी बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 2-4 चीज़ें आपको इस करंट अफेयर में याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया होस्ट कोप 9 ब्यूरो एंड फंड कमेटी मीटिंग्स। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा मैं अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं, देखिए आपका बहुत सारी स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं। ठीक है, उन स्पोर्ट्स के अंदर जैसे अभी मैं बात करूं, थोड़े टाइम पहले आपका ओलंपिक हुआ था, तो उसमें क्या है कि हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपनी जो फिज़िकल एंड्योरेंस है उसको बढ़ाने के लिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कई तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनका कंजम्पशन किया जाता है इन प्लेयर्स के द्वारा, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो जो उसके लिए टर्म दी जाती है उसको बोला जाता है डोपिंग। डोपिंग इन द सेंस कि आप कुछ इलीगल तरीके से कुछ ऐसे मीन्स का यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो ये गेम्स हैं, ठीक है, ओलंपिक गेम्स है जैसे, उनके अंदर आप अच्छा या फिर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। ये अगर देखा जाए तो ये इलीगल है, क्योंकि एक्चुअली में जैसे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से आपको पार्टिसिपेट करना है ना, बट आप कुछ एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस है उनका यूज़ करके या फिर कुछ इलीगल जो मेथड्स है उनका यूज़ करके अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डोपिंग के केस के अंदर जो है उन गेम से बाहर किया जा सकता है। तो ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। इंडिया जो है उन्होंने होस्ट किया है सितंबर 17 से 18 के बीच में न्यू दिल्ली में, क्या होस्ट किया है कि इंडिया ये कोप 19 जो ब्यूरो है एंड फंड कमेटी है उनकी मीटिंग होस्ट हुई है। इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर्स हैं या फिर उससे रिलेटेड फील्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, वेयर कंट्रीज कम टुगेदर टू डिस्कस एंड इम्प्रूव द एंटी डोपिंग एफर्ट्स। तो इनका जो मेन मकसद था वो क्या था कि एक्चुअली में क्या है ना, ये यूनेस्को का ही एक जो है इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसके अंदर ये डोपिंग वगैरह उसको रोका जाता है। तो ये जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर ये अलग अलग मिनिस्टर्स जो हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोशिश की है कि ये जो एंटी डोपिंग है उसके ऊपर सख्त जो है वो रूल बनाए जाए। ठीक है, और किस तरह से जो गेम्स के अंदर ये आपके जो ड्रग्स का यूज़ होता है उन सबको रोका जाए। तो उसी के ऊपर ये जो आपकी मीटिंग थी वो होस्ट की गई थी। तो आपको क्या याद रखना है कि कोप 9 जो है ब्यूरो एंड फंड कमेटी, इसकी मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है, ये आपकी न्यू दिल्ली के अंदर ही आपको ये मीटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये आपकी ग्लोबल फाइट है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सभी कंट्रीज इकट्ठे होकर फाइट करती हैं अगेंस्ट किस चीज़ के लिए, डोपिंग इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके लिए करती हैं। और ये जो मीटिंग हुई है इसके अंदर मेन जो इनका मकसद रहा है वो एंटी डोपिंग जो प्रैक्टिसेस है उनको रोकने के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं उनको बनाया जाना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया के केस में ये करंट अफेयर किस तरह से इंपॉर्टेंट बनता है। तो इंडिया क्या है ना, वाइस चेयरमैन है, किसका, वाइस चेयरपर्सन है ऑफ दी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये अलग यूनेस्को का ही एक इनिशिएटिव है, इसके अंदर अलग अलग मीटिंग्स होती है अलग अलग टॉपिक्स पे। तो कोप 9 का इंडिया क्या है, वाइस चेयरपर्सन है, तो उसके हिसाब से इंडिया को ये जो मीटिंग है वो हेल्ड करनी थी। और इसके अंदर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, इंडिया है, उन वो इसके मीटिंग के इंचार्ज थे। ठीक है, तो ये 2-4 फैक्ट्स जो है आपको इस करंट अफेयर के साथ में याद रखने ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका टाइफून योगी है। देखिए टाइफून क्या होता है एक्चुअली में, जिस तरह से इंडिया के अंदर आप देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन हम शब्द यूज़ करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम शब्द इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरिया है उस एरिया में भारत लाई करता है। अब ट्रॉपिकल एरिया क्या है, ये अर्थ है हमारी,
उसके बाद ये इक्वेटर है, उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रॉपिक्स आ जाती हैं, ये आपकी यहाँ पे 23.5 डिग्री वाली, और नीचे फिर आपकी 23.5 डिग्री, ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इंडिया जो है वो आपका लगभग यहाँ पे इस तरह से लाई करता है। ठीक है, तो ये इंडिया की लोकेशन, तो हाफ पार्ट ऑफ द इंडिया जो है इट इज़ इन द ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, हाफ जो है आपका ऊपर की तरफ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर। तो इस एरिया में इंडियन ओशन के आसपास कई बार साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, और साइक्लोन्स को डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो ये साइक्लोन जिस तरह से यहाँ पे टर्म यूज़ की जा रही है, उसी तरह से आपका टाइफून भी होता है। ठीक है, तो ये जो टाइफून है ये आपका कहाँ पे शब्द यूज़ किया जाता है, ये आपका पैसिफिक ओशन या फिर जो आपका ये जापान वगैरह है, कोरिया वगैरह है, उस जगह पे साइक्लोन टर्म को ही जो है एज अ टाइफून यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा सा अगर मैं साइक्लोन की बात करूं तो एक्चुअली में साइक्लोन होता है क्या है, देखिए गर्मियों के टाइम पे क्या होता है ना, ओशन के ऊपर जैसे मतलब समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में क्या होता है, ओशन में बहुत सारी जो सनलाइट है वो पड़ रही होती हैं। तो नॉर्मली किसी जगह पे अगर सनलाइट पड़ रही है और वो ओशन है, वहाँ पे पानी है, तो पानी क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से वो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब इवेपोरेशन स्टार्ट होती है तो ओशन का जो पानी है वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होकर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है आसमान में। बट इस प्रोसेस के अंदर एक और चीज़ खास बात क्या है कि पानी के साथ साथ वहाँ पे जो एयर है, सराउंडिंग एयर्स है, वो भी वार्म होती हैं और एयर भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिस तरह से पानी उठता है। तो अगर ओशन पे जो हवा थी, जो एयर थी, वो ऊपर चली गई वार्म होके, क्योंकि सनलाइट पड़ रही थी समर सीजन में, तो उसकी वजह से जो ओशन वाला हिस्सा जहाँ पे पहले ये हवा थी, वहाँ पर अब क्या होगी, एयर प्रेशर लो हो जाएगा। पहले वहाँ पे नॉर्मल था या फिर मैं कहूँ हाई था, बाद में वहाँ पे एयर प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन पे या फिर ओशन पे जितनी भी हवा थी वो सारी ऊपर चलेगी। अब इस केस में वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। उसी लो प्रेशर को स्टार्टिंग में वो सिंपली हम उसे लो प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा लो प्रेशर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि ये वाला जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, तो हम उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो आपका इसी लो प्रेशर को हम डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो डिप्रेशन है बाद में यही आपका क्या है, साइक्लोन की जो फॉर्मेशन है वो ले लेता है। एग्जांपल के तौर पे जो मैंने आपको बोला, ये आपका यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ये ओशन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लो प्रेशर बना क्योंकि यहाँ की जो सारी हवा थी वो ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि ऊपर से सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, अब इस सनलाइट की वजह से हवा ऊपर चलेगी, लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे जो सराउंडिंग्स की जो एयर है ना, आसपास की जो एयर्स हैं, वो इस जगह के पास आएगी, क्योंकि यहाँ पर हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। तो हाई प्रेशर की जो विंड्स है वो इस लो प्रेशर की तरफ को आएंगी, और यहाँ पर इस लो प्रेशर को ख़त्म करने की या फिर बराबर करने की, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करेगी। बट क्योंकि सनलाइट कॉन्टिन्यूसली पड़ रही है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और सराउंडिंग से चारों तरफ से हवाएं जो है इस तरफ को आती रहेंगी। और एक फोर्स है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होती है, जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। उस फोर्स से क्या होता है, ये जो हवाएं हैं ना वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अभी हम पूरा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ये हवाएं यहाँ पर आएंगी और वो डिफ्लेक्ट करेंगी, मतलब थोड़ा सा रोटेट होती हैं, तो उसकी वजह से ये जो हवाएं हैं ना, जो स्ट्रक्चर है आपको बाद में कैसा नज़र आएगा, ये स्ट्रक्चर आपको साइक्लोन की फॉर्म में नज़र आएगा। किस तरह से, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा कि हवाएं चारों तरफ से आ रही हैं और ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ की तरफ आ रही हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यही आपका स्ट्रक्चर साइक्लोन के रूप में फॉर्म होता है, दैट इज़ द साइक्लोन। और साइक्लोन उसी चीज़ को आपका टाइफून कहते हैं। हमारा जो करंट अफेयर है वो क्या कहता है कि अभी सितंबर में आपका एक टाइफून यागी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म के रूप में बना है। और ये कहाँ पर बना है, जहाँ पर आपके लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है, इन जगहों पर आपको ये साइक्लोन देखने को मिलेगा। साइक्लोन के बारे में खास बात ये है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है कि इसकी वजह से वियतनाम के अंदर लगभग 250-300 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई हैं, और कई लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि साइक्लोन्स कई बार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये गोल गोल घूमते हुए रोटेटिंग विंड्स होती हैं जो बहुत ही तेज़ होती हैं, कई केसेस में आपकी 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ये चलती हैं। तो ये हवा की स्पीड बहुत तेज़ होती हैं, और उसकी वजह से घर जो होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो सारी उखड़ जाती है, उड़ जाती हैं, जान माल का नुकसान होता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे टाइफून यागी के केस में भी देखने को मिला है कि इसकी वजह से आपके कई जो कंट्रीज है, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, यहाँ पे हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड जो है हमें देखने को मिली है।
वियतनाम का जैसे मैंने बताया आपको 292 के अराउंड जो डेथ है वो रिपोर्ट की गई है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े इकोनॉमिक लेवल पे जो वियतनाम है उसकी इकोनॉमी को भी लॉस हुआ है। अब यही चीज़ है जो हम ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, कि ये हमें पढ़ने की ज़रूरत ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि ये जो नेचुरल जो डिज़ास्टर होते हैं, जिसमें मान लो टाइफून या का साइक्लोन आता है, वो ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। सो इसके रिस्पॉन्स में जो हमारी एक और चीज़ है वो क्या है कि इंडिया ने एक रिलीफ एफर्ट जो है उसको स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सद्भाव। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। टाइफून यागी आया जिसकी वजह से आपके कई सारी कंट्रीज़ में डेथ हुई, इकोनॉमिकल लॉस हुआ, और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया क्योंकि एक मेजर प्लेयर है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो इन कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड देना हमारा एक डिप्लोमेटिक एक तरीका है ताकि अच्छे रिलेशन बना के रखे जाए। तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने यहाँ पे सद्भाव ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपकी काफ़ी सारे मेडिसिन और फूड से रिलेटेड जो सप्लाईज हैं वो वियतनाम के अंदर पहुँचाई गई है। ओके, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ओडिशा सुभद्रा स्कीम। ओडिशा सुभद्रा स्कीम जो है ओडिशा गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किस चीज़ पे लॉन्च की है? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके 74th बर्थडे पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है इसका मेन पर्पस क्या है कि जो इकोनॉमिकली जो वीकर वुमेन्स हैं उनको लगभग 10,000 तक की जो अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जाए ईयरली। ठीक है, अब देखे जाए तो 10,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ सरकार की तरफ से जो सपोर्ट है वो मिल रही है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आपकी जो वुमेन्स है वो आपकी 21 से लेकर 60 साल की उम्र तक की वुमेन्स जो है वो कवर की जाएगी, बट ये फाइनेंशियल हेल्प सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जहाँ पर वो जो औरतें हैं वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीकर सेक्शन से आती हैं या फिर वो गरीब है। ठीक है, उस केस में ये सिर्फ हेल्प जो प्रदान की जाएगी। आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये जो सुभद्रा योजना है वो कौन सी सरकार ने लॉन्च की है, तो ये ओडिशा की गवर्नमेंट ने जो आपको है वो लॉन्च की है, जिसके अंदर 10,000 रुपये सालाना और ये 5 साल तक जो है स्कीम के अंदर पैसा दिया जाएगा। 21 से 60 साल की उम्र को ये जो पैसा है औरतों को दिया जाएगा। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि जो वुमेन्स है जो गरीब होंगी, इकोनॉमिकली वीकर होंगी, उनको ये स्कीम के थ्रू पैसा दिया जाएगा। ओके, तो ये 2-4 चीज़ें आपको स्कीम के अंदर याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद इंडिया सीक्स मॉडिफिकेशन इन द इंडस वाटर ट्रीटी विद द पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए इसके अंदर क्या है 1960 के अंदर, 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, जिस ट्रीटी के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो वेस्टर्न 3 रिवर हैं, ठीक है, उन पे पाकिस्तान का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा और जो ईस्टर्न 3 रिवर हैं उन पे इंडिया का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताता हूँ कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी इंडस आ जाती है, झेलम आ जाती है, चनाब, ये 3 जो रिवर्स हैं वो आपकी वेस्टर्न रिवर है बिकॉज दे आर इन द वेस्ट। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलुज हो गया, ये 3 नदियाँ ये आपकी ईस्टर्न रिवर है जो कि ईस्ट में पड़ती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है वो इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी। कंट्रोल इन द सेंस कि जब मेजरली जो वाटर होगा वो कौन कंज्यूम कर सकता है, इंडिया कर सकता है, और यहाँ पे जो ऊपर की 3 हैं उनको मेजरली पाकिस्तान कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। और इस ट्रीटी की खास बात क्या है कि ये ट्रीटी जो है आज तक के टाइम पे, मतलब आज भी जो है एप्लीकेबल है और आज तक चल रही है। अगर प्रेजेंटली अगर हिस्ट्री देखी जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो बहुत वॉर्स हुई हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, और तो ये कमाल की बात है कि इवन इन दिस ऑल केसेस जो हैं ये फिर भी ट्रीटी जो है अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई थी। लेकिन अब चीज़ क्या हुई है कि इंडिया ने क्या कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया है कि हम इस ट्रीटी के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब देखिए इसमें एक्चुअली होगा क्या, दिस नोटिस वॉज गिवन अंडर दी आर्टिकल 13 क्लोज 3 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अंदर क्या है कि हम जो है मॉडिफिकेशन करने के लिए जो दूसरी कंट्री मतलब पाकिस्तान उसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 2-3 क्लोजेज हैं जिसके अंदर ये बात करते हैं कि किस तरह से मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं। पहला तो ये है कि कुछ कमिश्नर्स जो हैं वो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी होगा एक कमिश्नर और एक पाकिस्तान के अंदर भी होगा, जो
किसी भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आपस में उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, कमिश्नर्स ने बात की लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद कोई एक ऐसा बंदा लेके आए जो कि क्या करे, जो न्यूट्रल हो, ना तो पाकिस्तान की साइड ले ना इंडिया की साइड ले, तो वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से मॉडिफिकेशन करनी है या कोई भी बदलाव करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन के अंदर इसको डाला जाए। तो ये सारी चीज़ें करके देखी जा चुकी हैं और अब इंडिया ने डिसाइड कर रखा है कि वो मॉडिफिकेशन करेगा। अब अगर बात करें जो मॉडिफिकेशन है वो क्यों ही करनी है, कि इंडिया को अभी क्या ज़रूरत पड़ी मॉडिफिकेशन की, तो इंडिया के कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन कर रखा था, ठीक है। तो उस वजह से इंडिया इस बात से खुश नहीं है, ठीक है। और इंडिया का कहना ये भी है कि क्योंकि ये ट्रीटी 1960s में साइन हुई थी, तो उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो आज की जो जनरेशन है या फिर आज का जो टाइम चल रहा है, डिकेड चल रहा है, इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। 1960s में आपने क्लाइमेट चेंज की जो टर्म है इतनी ज़्यादा कभी सुनी भी नहीं होगी या फिर उतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे हर एक प्लेटफॉर्म पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है। ऊपर से जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी डिमांड अलग है, तो इंडिया चाहता है कि इस वजह से जो ट्रीटी है इसके अंदर बदलाव किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो आप क्या नोटिस करेंगे, ये जो पूरी रिवर्स है, ठीक है, ये सारी जो फ्लो कर रही हैं वो कहाँ से फ्लो कर रही है, वो इंडिया के अंदर से ही फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर इंडिया, जैसे कि कई बार हमने सुना होगा जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेजता था तो हमारे पॉलिटिशियंस कहते थे कि भाई आप यहाँ पे नदियों का पानी बंद कर दो, तो वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारी ट्रीटी थी जिसके अंदर पानी का जो बहाव है वो रोक नहीं सकते थे। बट अब इंडिया जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशन चाहता है। सो इसके ऊपर इंडिया ने जो क्या है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको नोटिफाई कर दिया है। अब देखते हैं आगे किस तरह से जो डेवलपमेंट है वो होती है, वो एक देखने की बात रहेगी, ठीक है। सो ये सारे एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा अगर मैं कोर्स की बात करूं तो हमारी एक वेबसाइट है abhipedia.abhimanyu.com के नाम से। यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी सब आपको यहाँ पे मेंशन है, सिविल सर्विसेज का भी है। सो मान लीजिए एसएससी की हम बात कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल का यहाँ पे पोर्शन आपको दिख जाएगा। इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो ये कोर्सेज़ रहने वाले हैं आपके, इसके अंदर आपके कुछ छोटे कोर्सेज़ भी अवेलेबल होंगे, कुछ बड़े कोर्सेज़ भी अवेलेबल होंगे। तो आप उन सभी कोर्सेज़ को यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं, तो आप इन कोर्सेज़ को यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं, वीडियो कोर्स भी है, टेस्ट कोर्सेज़ भी है, और यहाँ पे अभी छोटे कोर्सेज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हिस्ट्री का कोर्स अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, इंडियन पॉलिटी का अलग है, इकोनॉमी का और जनरल साइंस का अलग है। तो आप इनको कोर्सेज को यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि जो वीडियो की अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती रहेगी। तो आज के सेशन में इतना ही फिलहाल, धन्यवाद।